Hello everyone, welcome back to my channel that is जिया शैंकी मेडिकल एजुकेशन एंड आज हम लोग फिर से मिले हैं आप लोगों के साथ इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए। एंड अगेन हम लिपिड्स के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हम कवर अप कर चुके हैं, सेकंड पार्ट देख रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखते हैं। समय न गवाते हुए सीधा हम एमसीक्यूज पे आते हैं, ठीक है। सो हमारा आज के लिए 30 क्वेश्चन हम कर चुके थे, तो 31st क्वेश्चन आज से स्टार्ट कर रहे हैं। सो 31st क्वेश्चन में बोलता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर क्लासेस ऑफ लिपिड्स एक्सेप्ट। ये बोल रहा है कि इन सभी ऑप्शंस में से तीन ऐसी ऑप्शंस है जो कि मेजर क्लासेस ऑफ लिपिड्स में आती हैं, ठीक है जी। लिपिड्स की वो मेजर क्लासेस होती है, लेकिन एक नहीं है। जो नहीं है वो आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। क्या वो ट्राइग्लिसराइड है, क्या वो कोलेस्ट्रॉल है, क्या वो फॉस्फोलिपिड्स है, या फिर वो ग्लाइकोजन है? बताइए। बिल्कुल, ग्लाइकोजन इज द राइट ऑप्शन। ग्लाइकोजन जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है। जो ग्लाइकोजन होता है ना, ये कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है, ना कि ये एक लिपिड है, ठीक है जी। सो ये कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड नहीं है। मेजर क्लासिफिकेशन अगर लिपिड्स की मैं आपको बताऊं तो उसमें आपका टीजी आ जाता है, फॉस्फोलिपिड्स आ जाता है, एंड आपका ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये आ जाता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में अगर बात करें तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो लीवर में सिंथेसाइज होता है, एंड हमारे स्टीरॉयड हॉर्मोन्स के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये चीज़ है, और बाइल बनाने के लिए भी कोलेस्ट्रॉल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये बोल रहे हैं इन सभी ऑप्शंस में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि जो कि नहीं है रिस्क फैक्टर ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर आपकी बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जाता है तो एक ऑप्शन ऐसा है जो कि इससे रिलेटेड नहीं है, तो वो जो नहीं है वो बताना है। बाकी तीन है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हाई इनटेक ऑफ ट्रांस फैट, रेगुलर एक्सरसाइज, ओबेसिटी। बताइए। बिल्कुल, रेगुलर एक्सरसाइज इज द राइट ऑप्शन। रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपको हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल का रिस्क नहीं होगा, समझ गए? ठीक है जी। सो रेगुलर एक्सरसाइज बेनिफिशियल होती है, ये हेल्प करती है कोलेस्ट्रॉल लेवल को, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ना, इसको लेवल को रिड्यूस करने में ये हेल्प करती है, ठीक है जी। एंड ये जो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हाई इंटेक ऑफ ट्रांस फैट हो गया या फिर ओबेसिटी हो गया, ये तो सारे के सारे कोलेस्ट्रॉल को एलिवेट करने वाले फैक्टर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीटोन बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड अंडर ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट। कीटोन बॉडीज के बारे में बात कर रहे हैं कि कीटोन बॉडीज जो है इनमें से जो तीन ऑप्शन है उनमें प्रोड्यूस होती है, लेकिन एक में नहीं होती है। एक्सेप्ट, जिसमें नहीं होती है वो कंडीशन आपको यहाँ पे बतानी है। तो क्या वो फास्टिंग है, क्या वो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है, स्टारवेशन है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है? बताइए ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें कीटोन बॉडी प्रोड्यूस नहीं होती है। अगर आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट को लेंगे तो आपकी बॉडी में कीटोन बॉडी क्यों प्रोड्यूस होगी? अगर आप लोगों ने पिछली क्लासेस अच्छे से देखी हैं तो मैंने आपको क्या बताया था कि कीटोन बॉडी कब प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में? जब आप स्टारवेशन पे होते हो, जब आप फास्टिंग पे होते हो, या फिर आप रेस्ट्रिक्ट करते हो कार्बोहाइड्रेट डाइट को। लेकिन यहाँ तो कह रहा है जी, यहाँ तो कह रहा है कि हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट का इंटेक कर रहा है पेशेंट, तो फिर कहाँ से कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होंगी? नहीं होंगी, ठीक है। फास्टिंग पोजीशन पे कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होती है क्योंकि बॉडी को एनर्जी की नीड है। स्टारवेशन, वही भूखे रह रहे हो तो ज़रूरत है। अनकंट्रोल अगर डायबिटीज़ है, खासकर डायबिटीज़ 2, तो भी इस केस में आपका कीटोन बॉडीज जो होता है वो जनरेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी। इन सब में से कौन है जो कि नॉट अ फंक्शन, जो कि फंक्शन नहीं, नॉट, जो कि कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी, बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका काम नहीं है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का यहाँ पे फंक्शन नहीं है वो, ठीक है, वो बताना है। इट इज़ अ प्रिकर्सर फॉर बाइल एसिड्स, कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एनर्जी स्टोरेज, प्रिकर्सर फॉर स्टीरॉयड हॉर्मोन्स। बताइए क्या इसका सही ऑप्शन है?
एनर्जी स्टोरेज में कोलेस्ट्रॉल का काम नहीं आता भाई, यहाँ पे तो टीजी का काम आता है। मैंने आपको बहुत बात बताया है, टीजी यहाँ पे काम करता है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो एनर्जी स्टोरेज में हेल्प नहीं होता। इसका प्राइमरी रोल होता है कि ये बाइल एसिड्स के लिए प्रिकर्सर होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था। स्टीरॉयड हार्मोन्स के लिए इट इज अ प्रिकर्सर, ठीक है। एंड सेल कंपोनेंट्स, जो सेल मेम्ब्रेन है उसका पार्ट होता है ये कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। बट एनर्जी स्टोरेज में आपका टीजी लगता है, ना कि कोलेस्ट्रॉल लगता है। और एनर्जी स्टोरेज कहाँ पे होती है? आपकी एडिपोज टिश्यूज में होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिपिड्स इज फॉल्स? इन सब में से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि लिपिड के लिए फॉल्स है, गलत है, वो बतानी है। ट्राइग्लिसराइड्स आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फैट इन बॉडी। सो जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फैट है बॉडी के अंदर। फॉस्फोलिपिड्स आर असेंशियल फॉर सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल होते हैं। नेक्स्ट, लिपिड्स कैन बी स्टोर्ड इन लिवर एज अ ग्लाइकोजन। जो लिपिड्स होते हैं एज अ ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर हो सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज अ प्रिकर्सर फॉर स्टीरॉयड हार्मोन्स, या फिर जो कोलेस्ट्रॉल है वो स्टीरॉयड हार्मोन के लिए प्रिकर्सर है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे लिपिड्स के बारे में गलत दी गई है? बताइए, सब जानते हैं बिल्कुल, सी इज द राइट ऑप्शन। लिपिड कैन बी स्टोर्ड इन द लिवर एज अ ग्लाइकोजन, ये बिल्कुल गलत बात है भाई। लिपिड जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में थोड़े स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर नहीं होता। लिपिड्स लिवर में एज अ ग्लाइकोजन ही स्टोर होता है। ग्लाइकोजन, ये जो ग्लाइकोजन है ना, ये तो एक कार्बोहाइड्रेट है, इट इज नॉट अ लिपिड। ये कार्बोहाइड्रेट है, ये याद रखने वाली चीज है, ठीक है जी। एंड कार्बोहाइड्रेट को स्टोरेज की फॉर्म बोलते हैं हम ग्लाइकोजन को एनर्जी के लिए, ठीक है। लिपिड जो होता है वो तो एनर्जी स्टोर करता है एज अ ट्राइग्लिसराइड इन द एडिपोज टिश्यूज, ओके। सो ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइपोप्रोटीन्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर। जो लाइपोप्रोटीन्स होते हैं किस चीज के ऊपर क्लासिफाइड होते हैं, ठीक है? लिपिड कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट, कोलेस्ट्रॉल कंटेंट, डेंसिटी, बताइए। आपने ये सुना है एलडीएल, वीएलडीएल, एचडीएल, क्या है यहाँ पे? डी कॉमन नहीं आ रहा? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो डेंसिटी के हिसाब से ये क्लासिफाइड होते हैं, ठीक है। डेंसिटी के साथ प्रोटीन का कंटेंट यहाँ पे देखा जाता है। जैसे अगर मैं आपसे एचडीएल के बारे में बात कर लूँ ना, तो एचडीएल में जो लिपोप्रोटीन का डेंसिटी है वो कम है, लेकिन प्रोटीन की मात्रा यहाँ पे ज्यादा होती है, तभी तो इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ये। अगर लो लिपिड कंटेंट होगा, ठीक है, और प्रोटीन हाई होगा, तो वो हाई डेंसिटी का लिपोप्रोटीन माना जाता है। क्लियर है? इसीलिए एचडीएल को हाई डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन कहते हैं, क्योंकि उसमें लिपोप्रोटीन जो लिपिड कंटेंट है एचडीएल में वो कम होता है एंड प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रांस फैट इज ट्रू? ट्रांस फैट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? दे आर नेचुरली फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में नेचुरली पाए जाते हैं। दे इंक्रीज एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करते हैं। दे इंक्रीज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड डिक्रीज एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, क्या या फिर ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करते हैं एंड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। या फिर दे आर असेंशियल फैटी एसिड्स, या फिर ये असेंशियल फैटी एसिड्स में आते हैं। बताइए क्या इसका सही ऑप्शन है? ट्रांस फैट। ट्रांस फैट जो होता है ना वो इंक्रीज करता है आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को एंड डिक्रीज करता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को, ये ध्यान रखना। जो ट्रांस फैट होता है इससे इंक्रीज होता है, रिस्क फैक्टर इंक्रीज होता है हार्ट डिजीज का, ठीक है। और क्यों क्यों हार्ट डिजीज का रिस्क फैक्टर इससे इंक्रीज होता है? क्योंकि एलडीएल जो कि हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल है ना, उसको ये क्या करता है, भी बढ़ा देता है एंड एचडीएल को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। जबकि उल्टा होना चाहिए हमारी बॉडी में, क्योंकि जो एलडीएल है वो क्या कर रहा है, लिवर से कोलेस्ट्रॉल को उठा के हमारे टिश्यूज तक लेके जा रहा है, ठीक है। जबकि एचडीएल जो है वही टिश्यू से उस कोलेस्ट्रॉल को उठा के लीवर तक लेके आता है ताकि वो वहां से स्ट्रेट आउट हो जाए। बट
ट्रांस फैट उल्टा काम कर रहा है, ट्रांस फैट एलडीएल की मात्रा को बढ़ा रहा है बॉडी में और एचडीएल की मात्रा को घटा रहा है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ कीटोन बॉडीज एक्सेप्ट, इनमें कीटोन बॉडी के टाइप बताए हैं आपको और एक है जो कि कीटोन बॉडी का टाइप नहीं है, एक्सेप्ट वर्ड आ गया ना, तो वो बताना है जो कीटोन बॉडी का टाइप नहीं है। एसीटोन, एसिटो एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट या फिर ग्लिसरॉल, बताइए। अच्छा एक और बताना, जब कीटोन बॉडी टूटती है, सॉरी जब फ्री फैटी एसिड्स ब्रेक डाउन होते हैं तो कीटोन बॉडीज रिलीज होती है, ठीक है, तो कौन सी कीटोन बॉडी है जो कि फ्री फैटी एसिड्स के टूटने से बनती है, ये भी बताओ मुझे, कल की क्लास में पढ़ाया था मैंने, पढ़ाया है ना। हाँ जी, बिल्कुल ग्लिसरॉल इज द राइट ऑप्शन। जो ग्लिसरॉल है ये कीटोन बॉडी नहीं है भाई, ये कीटोन बॉडी नहीं है ग्लिसरॉल। थ्री टाइप तो इस कीटोन बॉडी के, एसीटोन, एसिटोएसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट है। एंड जो एसीटोन होता है ना, एसीटोन, ये जब फ्री फैटी एसिड्स आपके ब्रेकडाउन होते हैं तब ये एसीटोन एज अ कीटोन बॉडी रिलीज हो जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी राइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइपोप्रोटीन्स हैज द हाईएस्ट ट्राइग्लिसराइड कंटेंट, इन सब में से कौन सा लाइपोप्रोटीन है जिसके पास हाईएस्ट ट्राइग्लिसराइड कंटेंट है, जिसके पास टीजी का लेवल बहुत ज्यादा होता है, एचडीएल, एलडीएल, काइलोमाइक्रॉन्स, वीएलडीएल, बताइए कौन सा सही रहेगा यहाँ पे। बिल्कुल काइलोमाइक्रोन इज द राइट ऑप्शन। जो काइलोमाइक्रोन होते हैं ना, इसके पास हाई कंटेंट होता है टीजी का, ठीक है, सारे के सारे लिपोप्रोटीन्स के अलावा, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करता है डाइट्री टीजी को फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि डाइट्री टीजी को ये भी क्वेश्चन आइज होता है कि डाइट्री टीजी को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो भी आप काइलोमाइक्रोन दोगे। अब क्योंकि काइलोमाइक्रोन जो है डाइट्री टीजी को ट्रांसपोर्ट कर रहा है इंटेस्टाइन से बॉडी के अलग पार्ट्स में, तो काइलोमाइक्रोन के पास उसकी मात्रा भी तो ज्यादा होगी, तभी तो वो उसको डिलीवर कर पा रहा है ना, ठीक है, तो काइलोमाइक्रोन जो होता है उसके पास हाई टीजी लेवल कंटेंट मिलेगा आपको, ठीक है, एंड डाइटरी टीजी यहाँ से इंटेस्टाइन से लेकर वो बॉडी पार्ट्स में पहुंचा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट विद हाइपरलिपिडीमिया, एक पेशेंट है जिसको हाइपरलिपिडीमिया है, क्या है भाई, hyperlipidemia, is advised to reduce their intake of which of the following to lower LDL cholesterol level, उसको बोला गया कि आपको LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए भाई ये जो ऑप्शन है इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो आपको इनटेक उसका कम करना पड़ेगा, तो वो आपसे पूछ रहे हैं, तो वो लो कर देगा LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल को। एडवाइस टू रिड्यूस आ गया ना, हाँ जी, सैचुरेटेड फैट्स, सॉल्युबल फाइबर्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, बताइए। सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट इज द राइट ऑप्शन। देखो सैचुरेटेड फैट जो होता है ना, एलडीएल का लेवल बढ़ा देता है, ठीक है, तो जब आप इसका इंटेक कम कर दोगे तो ये लोअर कर देगा एलडीएल को, ठीक है, एंड ये कहाँ पे पाया जाता है, ये एनिमल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, प्रोसेस्ड जो फूड होते हैं आपके उसमें भी आपको सैचुरेटेड फैट मिलेगा, ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट्स, एनिमल फूड वगैरह ये सब, इन सब में सैचुरेटेड फैट मिलता है। इसका इंटेक कम कर दोगे तो एलडीएल जो एलडीएल है वो ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल डाउन होना शुरू हो जाएगा, तो सैचुरेटेड फैट को रिड्यूस करना पड़ता है, जबकि सॉल्युबल फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स से कोई खतरा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट्स लिपिड पैनल शोज हाई ट्राइग्लिसराइड, एक पेशेंट है उसका लिपिड पैनल कराया जिसमें टीजी जो है उसका हाई जा रहा है, क्या जा रहा है भाई, हाई जा रहा है। विच डाइटरी मॉडिफिकेशन वुड बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर दिस पेशेंट, अब इस पेशेंट के लिए आप उसकी डाइट में क्या मॉडिफिकेशन करोगे जो उसको बेनिफिट दे। इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट रिस्क intake, increase intake of trans fats, decrease alcohol consumption, increase red meat consumption, बताइए क्या इसका सही ऑप्शन हो सकता है। आपको पता है अल्कोहल कंजप्शन ज्यादा करने से भी टीजी का लेवल बढ़ता है, तो डिक्रीज अल्कोहल कंजप्शन, अगर आप अल्कोहल कंजप्शन को डिक्रीज कर दोगे ना, अगर अल्कोहल कंजप्शन को डिक्रीज करोगे तो टीजी जो है वो भी बॉडी में डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इनटेक से टीजी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ट्रांस फैट से नहीं इम्पैक्ट आएगा, मीट कंजप्शन से नहीं इतना आएगा, ठीक है, और इनको इंक्रीज नहीं करना है,
कहीं आप सोचो कार्बोहाइड्रेट इंटेक को इंक्रीज कर दो, एक मिनिमम अमाउंट में खाना चाहिए। इंटेक ऑफ ट्रांस फैट भी इंक्रीज नहीं करना है, ना ही रेड मीट कंजप्शन इंक्रीज करना है, लेकिन आपको अल्कोहल कंजप्शन डिक्रीज जरूर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग फास्टिंग, फास्टिंग के दौरान विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी थ्रू द ब्रेक डाउन ऑफ स्टोर्ड फैट्स। ये बोल रहे हैं फास्टिंग के दौरान विच प्रोसेस, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी, एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए, थ्रू द ब्रेक डाउन ऑफ स्टोर्ड फैट, जो स्टोर्ड फैट होता है उसके ब्रेक डाउन से। ग्लाइकोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस या फिर बीटा ऑक्सीडेशन। बताइए क्या इसका सही ऑप्शन रह सकता है। जब हम फास्टिंग पोजीशन पे होते हैं तो हमारी बॉडी में जो लिपिड्स होते हैं, ठीक है, दे गेट ब्रेक डाउन, तो ये ब्रेक डाउन होते हैं, लाइक टीजी जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, एंड ब्रेक डाउन होने के बाद उसमें से हमारे फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लूस्ट्रॉल वगैरह निकलते हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो जब हमारा लिपिड कंटेंट टूटता है तो उसको लाइपोलाइसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लाइपोलाइसिस हम बोलते हैं। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन क्रैब साइकिल में होता है। नहीं, बीटा ऑक्सीडेशन आपका एसिटाइल कोए में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट विद टाइप 1 डायबिटीज इज एडमिटेड विद साइंस ऑफ कीटोएसिडोसिस। एक पेशेंट है जिसको टाइप 1 डायबिटीज है, ठीक है, एंड उसको साइंस आ रहे हैं कि उसको कीटोएसिडोसिस भी हो सकता है। विच लैब फाइंडिंग वुड कंफर्म दिस डायग्नोसिस? कौन सी लैब फाइंडिंग है जो कि इस डायग्नोसिस को कंफर्म कर देगी? लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, हाई ब्लड पीएच, एलिवेटेड कीटोन बॉडीज इन ब्लड, या फिर लो ट्राइग्लिसराइड लेवल, या फिर ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर डाउन जाएगा तो। बताइए क्या इसका सही ऑप्शन है। अगर कीटोएसिडोसिस है तो ऑफ कोर्स कीटोन बॉडीज जो है वो ब्लड में इंक्रीज मिलेगी। कीटोएसिडोसिस का मतलब ही यही होता है कि जब ब्लड में कीटोन बॉडीज इंक्रीज हो जाएं तो उसको हम कीटोएसिडोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट इज एडवाइज्ड टू इंक्रीज देयर इनटेक ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। एक पेशेंट है जिनको बोला गया कि आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को इनटेक को बढ़ाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स वुड बी गुड सोर्स? अब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए आपको गुड सोर्स बताना है। बताइए, रेड मीट, बटर, सलमॉन या फिर एग्स। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सलमॉन, सलमॉन इज द राइट ऑप्शन। जो सलमॉन होता है इसमें आपका ओमेगा 3 आता है। ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड सलमॉन में होता है, इसमें हाई कंसंट्रेशन होता है। सलमॉन एक फैटी फिश होती है। ठीक है जी, ये बेनिफिशियल होती है, ये बेनिफिशियल होती है ये भी। और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है ये हार्ट के हेल्थ के लिए वेरी वेरी बेनिफिशियल, एंड ये जो बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होता है उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट इज प्रिस्क्राइब्ड स्टेन्स टू लोअर देयर कोलेस्ट्रॉल लेवल। एक पेशेंट है जिसको बोला कि उसको स्टैटिन्स को लोअर करना है देयर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ स्टैटिन्स? अब ये स्टैटिन्स का एक्शन क्या होता है, कैसे जो स्टैटिक्स है काम करता है। ठीक है, तो क्या ये लोअर करता है टोटल कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को लीवर के अंदर, जो हमारा लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस हो रहा है उसको लोअर कर देगा, या फिर इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन, या फिर ये इंक्रीज करेगा कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन में, या फिर ये इंक्रीज करेगा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन में, या फिर डिक्रीज करेगा बाइल एसिड प्रोडक्शन। बताइए क्या सही ऑप्शन है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोअर करने के लिए स्टैटिन्स प्रिस्क्राइब किए गए। ठीक है, मतलब कि अपने को कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना है। अब कोलेस्ट्रॉल लेवल तब कम होगा जब कोलेस्ट्रॉल बॉडी में कम बने, तो जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम बनेगा तो उसका लेवल भी कम होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो यही तो बोल रहा है कि लोअर द टोटल कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इन द लिवर। ठीक है, लिवर में जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस हो रहा है उसको कम कर देता है स्टैटिन्स। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बाकी के जो ये बोला गया है कि स्टैटिन्स जो होती है कोलेस्ट्रॉल का अब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है इंटेस्टाइन में। अगर अब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गया इंटेस्टाइन में तो आपके ब्लड में और भी ज्यादा अपीयर होगा कोलेस्ट्रॉल, लो जाने की जगह वो हाई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज करेगा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन को, तो कहाँ से आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। बाइल एसिड प्रोडक्शन को डिक्रीज करेगा,
बाइल एसिड प्रोडक्शन को डिक्रीज करने से कोलेस्ट्रॉल का मतलब नहीं है, बाइल एसिड के लिए कोलेस्ट्रॉल इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन आप ऐसे नहीं है ना कि इस कान को पकड़ के दूसरा कान पकड़ लो, नहीं, बात ये पूछी गई है कि जो कोलेस्ट्रॉल है उसके लिए स्टैटिन्स कैसे वर्क करता है। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए स्टैटिन्स ऐसे वर्क करता है कि उसका प्रोडक्शन ही लीवर के अंदर कम कर देता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient with high LDL cholesterol is advised to consume more soluble fibers। एक पेशेंट है जिनका LDL कोलेस्ट्रॉल जो है ये हाई जा रहा है, उनको बोला गया कि आप soluble fibers को कंज्यूम करें। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज गुड सोर्स ऑफ soluble फाइबर। अब ये पूछ रहे हैं soluble फाइबर का बढ़िया सा सोर्स बता दो, इनमें से बेस्ट ऑफ। क्या वो होल मिल्क होता है, क्या वो ओट्स होते हैं, क्या वो रेड मीट होता है, या फिर वो बटर होता है, बताइए। जैसे आप वेट लूज करते हो, तो क्या वेट लूज करने के दौरान कभी सुना है कि कोई डाइटिशियन ने बोला हो कि दूध पीते रहो सारे समय, या फिर रेड मीट खाते रहो, या बटर खाते रहो। वो ज्यादातर आपकी डाइट में ओट्स को ऐड करते हैं, वो ज्यादातर आपकी डाइट में ओट्स को ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? बिकॉज ओट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्युबल फाइबर्स। जो ओट्स होते हैं वो सॉल्युबल फाइबर के एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो आपका ओट्स इज द करेक्ट ऑप्शन। ओट्स जो होता है रिच होता है सॉल्युबल फाइबर में, इट इज रिच इन द सॉल्युबल फाइबर, ठीक है, जिसकी वजह से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो लो हो जाता है, ठीक है। एंड और ये क्या करता है भाई, कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करना शुरू कर देता है सॉल्युबल फाइबर्स, जिसकी वजह से वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जा नहीं पाते एंड वहां से वो अब्जॉर्ब हो नहीं पाते, एंड वो लिवर में चले जाते हैं और वहां से फिर हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट विद अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। एक पेशेंट है जिसकी फैमिली में कार्डियोवास्कुलर डिजीज की हिस्ट्री रही है, इज कंसर्न अबाउट देयर कोलेस्ट्रॉल लेवल। उसको बोला गया भाई आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाना चाहिए। व्हाट इज द रिकमेंडेड टारगेट फॉर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इन दिस पेशेंट। अब ये जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है इसकी रेंज बता दो कि इस पेशेंट के अंदर इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए। एलडीएल की, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की, बिलो 200 mg पर डीएल, बिलो 150 mg पर डीएल, बिलो 100 mg पर डीएल, या फिर बिलो 70 mg पर डीएल, कितना होना चाहिए? बिल्कुल बिलो 100 mg पर डीएल। ये जो बिलो 100 mg पर डीएल है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। 100 mg पर डीएल से जो एलडीएल है वो डाउन जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट विद हाई ट्राइग्लिसराइड्स इज एट रिस्क फॉर डेवलपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। एक पेशेंट है जिसका हाई टीजी है, टीजी उसका बढ़ रहा है, तो उसको कौन सी कंडीशन के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, किस चीज के ऊपर रिस्क है उसको? क्या टाइप 1 डायबिटीज, पैनक्रेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, या फिर गॉल स्टोन? अगर हाई टीजी जाता है ना तो वो आपके पैनक्रियाज के ऊपर ना इन्फ्लामेशन ले आता है। अगर हाई टीजी होता है तो वो पैनक्रियाज के ऊपर इन्फ्लामेशन ले आता है, और इस कंडीशन को हम पैनक्रेटाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैनक्रियाटाइटिस हम इसको बोलते हैं। तो आपका सही ऑप्शन जो होगा वो पैनक्रेटाइटिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A patient with metabolic syndrome has high level of LDL cholesterol। एक पेशेंट है जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है एंड उनका हाई लेवल ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है जबकि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लो हो रहा है, बिल्कुल उल्टा हो रहा है, जो कि एग्जैक्टली होना नहीं चाहिए एक हेल्दी पर्सन में। व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट अप्रोप्रिएट डाइटरी रिकमेंडेशन फॉर दिस पेशेंट। अब इस पेशेंट को आप कौन सा डाइटरी रिकमेंडेशन करोगे कि जिससे ये उल्टा हो जाए, ठीक है, कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आपका लो चला जाए और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाए। तो इंक्रीज इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट्स, क्या आप सैचुरेटेड फैट्स का इंटेक करवाओगे, या फिर इंक्रीज इनटेक ऑफ ट्रांस फैट, या फिर इंक्रीज इनटेक ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड फैट, या फिर इंक्रीज इनटेक ऑफ प्रोसेस्ड फैट, क्या करवाओगे? एवोकाडो सुना है? सुना ही होगा, है ना। सब आजकल सब सब एवोकाडो खा रहे हैं। महंगा फ्रूट है, बट मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज एंड जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं सब एवोकाडो को बड़ा कंज्यूम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ऑलिव ऑयल का क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज जो ऑलिव ऑयल है, एवोकाडो है, ये क्या करते हैं, ये एलडीएल को कम करते हैं और एचडीएल को बढ़ा देते हैं। हमें ये तो पता लग गया ऑलिव ऑयल और एवोकाडो इज द गुड फॉर दी कोलेस्ट्रॉल
ओवरऑल कॉम्पोजिशंस, बट हमें ये नहीं पता वो किस तरीके का फैट है। तो ये ना मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है। क्या होता है? मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है। तो इट इज मोनो अनसैचुरेटेड फैट। अगर इसका इंटेक आप बढ़ा देंगे तो आपकी बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल डाउन जाना शुरू होगा एंड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल गेट्स स्टार्ट एलिवेटेड इन द बॉडी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट विद फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया इज एट रिस्क ऑफ। पेशेंट है जिसको फैमिली हिस्ट्री से ही हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है, मतलब कि उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है, उसको क्या रिस्क हो सकता है? लिवर डिजीज, अर्थ्रोस्क्लेरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, टाइप 2 डायबिटीज। क्या हो सकता है? बहुत बार बताया है, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके हार्ट के ऊपर इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है एंड आपको हार्ट अटैक आ सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो जाती है, इसमें हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट इज डायग्नोज्ड विद आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। एक पेशेंट है जिसको डायग्नोज किया आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। एक ऐसी कंडीशन है जिसके आपकी जो आर्टरीज होती है वो और भी ज़्यादा नैरो हो जाती है बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल लिपिड इन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड कॉम्पोनेंट इज मोस्ट लाइकली टू एलिवेट। तो अब कौन सा ब्लड कॉम्पोनेंट है जो कि आपको बढ़ा हुआ मिलेगा? एच डी एल कोलेस्ट्रॉल, एल डी एल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, वी एल डी एल कोलेस्ट्रॉल। बताइए। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट विद कीटो एसिडोसिस। एक पेशेंट है जिसको कीटो एसिडोसिस है, हैज एलिवेटेड ब्लड कीटोन लेवल्स। उसका ब्लड कीटोन लेवल इंक्रीज हो रहा है। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ दीज कीटोन बॉडी। अब इन कीटोन बॉडीज का प्राइमरी सोर्स बताओ। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म। कौन से मेटाबॉलिज्म से ये कीटोन बॉडीज अपीयर होना शुरू होती है? लिपिड लाइपोलाइसिस बोलते हैं ना, बोलते हैं। हाँ, तो क्या है लिपिड? इट इज अ फैट। तो फैट मेटाबॉलिज्म का ये पार्ट रहने वाला है। किसका? फैट मेटाबॉलिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट विद हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया। एक पेशेंट है जिसका टीजी बढ़ा हुआ है ब्लड में, उसको फाइब्रेट्स खाने के लिए प्रिस्क्राइब किया कि आपको फाइब्रेट्स का यूज करना है। व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन ऑफ फाइब्रेट्स। अब ये जो फाइब्रेट्स होते हैं इनका एक्शन बताओ, इनका प्राइमरी एक्शन क्या है? ये इंक्रीज करता है ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस को, ये डिक्रीज करता है टीजी लेवल को बाय प्रमोटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ वीएलडीएल। ये टीजी लेवल को डिक्रीज करता है एंड कैसे? जब वीएलडीएल को ज़्यादा तोड़ना शुरू कर देता है जिसकी वजह से टीजी लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इंक्रीज करता है कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन को, जो कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन है उसको इंक्रीज करता है, या फिर इनिबिट करता है बाइल एसिड प्रोडक्शन को, या फिर जो बाइल एसिड प्रोडक्शन है उसको इनिबिट कर देता है। बताइए क्या इसका सही ऑप्शन है? फाइब्रेट्स। एक तो स्टैटिन्स पूछा था मैंने आपसे, स्टैटिन्स में क्या था? कोलेस्ट्रॉल लीवर में बनाना ही कम कर देगा, टोटल कोलेस्ट्रॉल को लीवर में सिंथेसाइज करना लोअर कर देगा। एंड फाइब्रेट्स के बारे में पूछे तो ये क्या करता है? फाइब्रेट्स ये डिक्रीज करता है टीजी लेवल को, टीजी लेवल को डिक्रीज करता है। कैसे टीजी लेवल को डिक्रीज करता है? कि वीएलडीएल का ब्रेकडाउन जो होता है उसको प्रमोट करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से टीजी लेवल जो होता है वो घटना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद जॉन्डिस। एक पेशेंट है जिसको जॉन्डिस है एंड एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल, एंड उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी इंक्रीज हो रखा है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज मोस्ट लाइकली अफेक्टेड। अब कौन सा ऑर्गन उनको अफेक्ट होगा? लिवर, पैनक्रियाज, किडनी, हार्ट। अब देखो कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया, जिस बच्चे को ये नहीं पता कि कोलेस्ट्रॉल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो वो सोचेगा कि जॉन्डिस है, फिर बाद में इन्होंने कोलेस्ट्रॉल बोल दिया, अब वो लिवर और अपने हार्ट के बीच में कंफ्यूज होना शुरू हो जाएगा कि भाई जो अगर हाई फैट है, हाई कोलेस्ट्रॉल है तो वो हमारे हार्ट को खराब करेगा। ठीक है। तो लेकिन जिसको ये पता है कि जॉन्डिस लीवर को इम्पैक्ट करता है एंड हाई कोलेस्ट्रॉल भी लीवर को इम्पैक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि लीवर सिंथेसाइज जो हो रहा है वो लीवर में जो सिंथेसाइज होता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल को बनाने में लीवर हेल्प करता है। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में लीवर का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे लीवर इज द राइट ऑप्शन। लीवर यहाँ पे सही ऑप्शन रहने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट इज एडवाइज्ड टू टेक ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट। एक पेशेंट है, उनको बोला गया कि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सप्लीमेंट्स लेना शुरू करो। व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट फॉर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो ये जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बेनिफिट क्या है वो बताओ। क्या ये इंक्रीज करता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल को, डिक्रीज करता है टीजी लेवल को, इंक्रीज करता है कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन को, इंक्रीज करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को, क्या करता है ये। ओमेगा 3 फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है। क्या करता है भाई, ट्राइग्लिसराइड लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं हमारे जैसे सनमोई नाम की फैटी फिश होती है उसमें पाया जाता है, फिश ऑयल्स में पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। और साथ में ये हार्ट हेल्थ के लिए इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल। इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए भी ये बहुत बढ़िया कारीगर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट इज डिस्क्राइब्ड अ पेशेंट इज डायग्नोज्ड विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम। एक पेशेंट है जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम डायग्नोज हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड प्रोफाइल रिजल्ट्स इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद दिस कंडीशन। तो ये पूछ रहे हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो कौन सा लिपिड प्रोफाइल रिजल्ट है जो कि ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा इस कंडीशन के साथ में। क्या मतलब आपको लिपिड प्रोफाइल कैसा रिजल्ट मिलेगा अगर उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड हाई ट्राइग्लिसराइड, या फिर लो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, हाई एलडीएल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड लो ट्राइग्लिसराइड, नॉर्मल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, हाई एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, नॉर्मल ट्राइग्लिसराइड, या फिर हाई एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, लो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड हाई ट्राइग्लिसराइड। बताओ क्या मिलेगा। अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है तो जितने भी बढ़िया चीजें होनी चाहिए वो सब आपको उल्टी पुल्टी मिलेंगी। जैसे कि जो आपका लो कोलेस्ट्रॉल एलडीएल है वो आपका लो होना चाहिए बॉडी में लेकिन वो आपको हाई देखने को मिलेगा। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो हाई होना चाहिए, वो लो देखने को मिलेगा। ट्राइग्लिसराइड भी आपका लो होना चाहिए लेकिन वो हाई देखने को मिलेगा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो लिपिड प्रोफाइल में आपकी गड़बड़ मिलेगी। आपका जो एलडीएल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। उसका उल्टा एचडीएल जो है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, दैट गेट्स डाउन एंड टीजी लेवल भी आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, जिसकी वजह से आपको अर्थरोस्क्लेरोसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लाइक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। Next question, a patient with high cholesterol is advised to increase their intake of plant sterols। एक पेशेंट है जिनको बोला गया कि उनको हाई कोलेस्ट्रॉल है उनको, तो उनको बोला गया कि उनको प्लांट स्टीरोल्स को इनटेक करना शुरू करना पड़ेगा, इंक्रीज करना उसे। व्हाट इफेक्ट डू प्लांट स्टीरोल्स हैव ऑन कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो जो प्लांट स्टीरोल्स होते हैं उनको कोलेस्ट्रॉल लेवल पे किस तरीके का इम्पैक्ट आता है ये आपसे पूछ रहे हैं। इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, क्या ये इंक्रीज करता है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को, डिक्रीज करता है कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन को इन द इंटेस्टाइन, या फिर इंक्रीज करता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन को, या फिर इंक्रीज करता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल को। बताइए। बिल्कुल बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन ही ये घटा देगा इंटेस्टाइन में। अब जब कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्ब नहीं होगा इंटेस्टाइन में तो वो ब्लड में कहाँ से आएगा, तो जिसकी वजह से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी अपने आप रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट विद हाई ट्राइग्लिसराइड्स एंड लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एक पेशेंट है जिसका टीजी बढ़ा हुआ है एंड लो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल उसका लो है। उसको बोला गया कि उसको विच टाइप ऑफ डाइटरी फैट इनटेक करना पड़ेगा जिससे उसका ये काम बिल्कुल बढ़िया हो जाए। सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैट। बताओ क्या करना पड़ेगा। ये मैंने पहले भी पढ़ाया था ना। मोनो अनसैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स में क्या क्या आते हैं, आपके एवोकाडो आ गया, आपका ओट्स आ गया, ये मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट इज प्रिस्क्राइब्ड नियासिन। एक पेशेंट को नियासिन के लिए प्रिस्क्राइब किया टू लोअर देयर कोलेस्ट्रॉल, जिससे उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाए। व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन ऑफ नियासिन इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो नियासिन का लिपिड मेटाबॉलिज्म में क्या काम होता है ये बताना है। क्या ये इंक्रीज करता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल को, ये डिक्रीज करता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल को, ये इंक्रीज करता है टीजी लेवल को, या फिर डिक्रीज करता है एलडीएल को। बताइए क्या करता है ये।
नियासिन ये डिक्रीज करता है एलडीएल को, और अगर एलडीएल डिक्रीज हो रहा है तो एचडीएल जो होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है ना। नियासिन जो होता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ सकता है कि नियासिन क्या करता है, तो नियासिन एलडीएल को कम करता है एंड कोलेस्ट्रॉल को, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को हाई करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिपोप्रोटीन लाइपेज। जो लिपोप्रोटीन लाइपेज है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है लिपिड मेटाबॉलिज्म में। ब्रेक डाउन कोलेस्ट्रॉल इन द लिवर, क्या ये ब्रेक डाउन करता है कोलेस्ट्रॉल को लिवर में, या फिर ये हाइड्रोलाइज करता है ट्राइग्लिसराइड को लिपोप्रोटीन्स में, इन लिपोप्रोटीन्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ठीक है, एंड या फिर सिंथेसाइज करता है ट्राइग्लिसराइड्स को फ्रॉम फ्री फैटी एसिड्स, या फिर इंक्रीज करता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन, क्या करता है। लिपोप्रोटीन लाइपेज के बारे में बात कर रहे हैं। लिपोप्रोटीन लाइपेज के बारे में बात करें तो ये एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ठीक है, ये ट्राइग्लिसराइड को हाइड्रोलाइज करता है एंड जब ट्राइग्लिसराइड टूटेगा तो फ्री फैट आपके फैटी एसिड्स निकलेंगे एंड ग्लिसरॉल बनेंगे। टीजी के लिए काफी बार क्वेश्चन आता है कि टीजी बनता कैसे है, तो इसके अंदर 3 फैटी एसिड्स होते हैं और प्लस यहाँ पे एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है, इसको हम बोलते हैं ये आपका टीजी हो जाता है, एंड जब टीजी टूटता है तो 3 फैटी एसिड्स रिलीज होते हैं एंड 1 ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, ठीक है। सो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने लिपिड्स के लिए पार्ट 2 को कवर किया है। कल मिलेंगे पार्ट 3 के साथ में आपको, आपके साथ, तो तब तक के लिए आपको हमारे चैनल के ऊपर बने रहना पड़ेगा हमारे साथ। बढ़िया सा कमेंट छोड़ दे नीचे, कैसा लगा सेशन, कितना मजा आया पढ़ के। हमने पूरी कोशिश की कि आपका टाइम ज्यादा ना ले, खराब ना करे, जितना हो सके बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करे। अदर यूट्यूबर्स की तरह नहीं कि बस टाइम को खींचते रहो अपने मतलब के लिए। टाइम की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम उतना टाइम कंज्यूम नहीं करते हैं। डेली बेसिस पे आपके लिए सेशन लेके आते हैं ताकि तैयारी आपकी एक बढ़िया बम्पर लेवल पे चले, ठीक है जी। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप सो यू विल लाइक इट एंड शेयर इट, एंड हाइप का नोटिफिकेशन नहीं क्लिक किया है तो अभी हाइप भी कर देना वीडियो को, एंड प्लीज टू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।